आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, उसकी प्रॉपर्टीज, क्या होता है वेपर प्रेशर, कैसे कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाएंगे। पानी से अगर वेपर बनी तो वेपर तो उड़ जाएगी, तो वेपर को पढ़ने के लिए आपको डिब्बा बंद करना पड़ेगा। तुमने सोची ही है केवल साइकिल लेने की, तो गाड़ी तो कभी नहीं ले पाओगे ना। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जनार्दन दीक्षित है और आपके सामने मैं लेके आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ये चैप्टर क्लास 12th का पहला टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको जे एडवांस नहीं देना, और जिनको जे एडवांस देना उनके लिए दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक होता है सॉलिड स्टेट। तो हम जैसे चल रहे थे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म करा दिया था, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, फिर उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, उसकी प्रॉपर्टीज, क्या होता है वेपर प्रेशर, कैसे कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी आपको करके दिखाएंगे। बहुत मजा आने वाली है क्लास के अंदर, और क्लास के एंड पर हम कुछ आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। रोज ऐसे ही रखेंगे हम लोग, शुरुआत में टॉपिक पढ़ेंगे, फिर बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। आज न्यूमेरिकल कौन कौन से करने वाले हैं? आज न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, पीपीएम, पीपीपी, कुछ कन्वर्जन बाकी रह गए थे, और कुछ आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इजी होने वाले हैं। 2014 जेईई एडवांस, 2019 जेईई एडवांस के आज हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं। घबराइएगा नहीं, साथ में रहिएगा, कुछ हुआ नहीं है। ये बड़ी कोचिंग वाले केवल हवा बना के बैठा ले हुए हैं आपको कि आपसे से ज्यादा फीस ले पाए। कुछ इतना कठिन नहीं है। जब ये कोचिंग्स नहीं होती थी तब भी बच्चे अपने दम पे इन एग्जाम्स को निकालते थे, और आपसे ज्यादा अच्छे नंबर से और आपसे ज्यादा अच्छी नॉलेज लेके निकालते थे। तो कुछ भी इतना कठिन नहीं है जो आप कर ना सको। शुरू करते हैं अपना चैप्टर और अपना टॉपिक डालते हैं वेपर प्रेशर। अपना टॉपिक डालते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये सर क्या, किस मर्ज की दवा है ये? वेपर प्रेशर क्या होता है? आइए दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, सब कुछ आपको कराते हैं। ठीक है, आइए देखिए। जैसे इस ग्लास को मैं बात करूं, इस ग्लास में पानी है, यस, और इस ग्लास को अगर मैं किस तरह बंद कर दूं, दिस इज द नॉवल। इस ग्लास को अगर मैं किस तरह बंद कर दूं तो ये पानी के साथ ये ग्लास बंद हो चुका है। अब इसमें जो पानी की वेपर्स बदल रही हैं, पानी वेपर्स बदलता रहता है, हमको दिखता नहीं लेकिन बदलता रहता है। तो जो वेपर इस ग्लास के अंदर बन रही है, उसी की स्टडी को, उसी के प्रेशर की स्टडी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। आपको अभी ये रुकना, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि अगर मैं इस ग्लास को खोल दूंगा तो वेपर की आप स्टडी नहीं कर पाओगे। वाई? क्योंकि सर वेपर तो उड़ जाएगी। पानी से अगर वेपर बनी तो वेपर तो उड़ जाएगी, तो वेपर को पढ़ने के लिए आपको डिब्बा बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन इस चैप्टर में आती है कि आपको डिब्बे बंद करने पड़ेंगे। यहाँ पे बीकर कभी भी खोल के ना दिखा दीजिएगा कि ऊपर से खुला हुआ है। अगर बीकर ऊपर से खोल के दिखा दोगे तो फिर बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में तुम गड़बड़ कर जाओगे, तुम पूरी पूरी थ्योरी, पूरी पूरी डेरिवेशन ही गलत कर जाओगे। यहाँ पे हम कुछ भी छोड़ने वाले तो वैसे है नहीं। तो बात यह है कि आपको जो भी लेना है उसको बंद करके लेना है, बंद होना चाहिए। अब इसके अंदर आप हल्की सी हीट लगा दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी, जिससे इस पानी की वेपर बने, इस पानी की वेपर बने। और आपको पता है कि इस जो जगह खाली है इस ग्लास में, उसके बाहर तो जा नहीं पाएगी। उसके बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। अब उसके बाहर तो जा नहीं पाएगी, तो आपको उसी की स्टडी करनी है, आपको उसी की स्टडी करनी है। तो हम आपको वही दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए आइए, मतलब कि मैं एक बीकर बनाना चाह रहा हूं, एक बीकर बनाना चाह रहा हूं जो कि ऊपर से बंद होगा, क्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ये आपको याद रखना है इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ये बात होगी कि सॉल्यूशन चैप्टर में आपका कंटेनर कैसे होंगे? क्लोज्ड। अब इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। क्या भर दिया मैंने? पानी। पानी भर दिया, ठीक है। अब पानी के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के होते हैं जिनको मैं ब्लू कलर से दिखाई दे रहा हूं, ब्लू कलर से मैं सरफेस के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा हूं, और कुछ मॉलिक्यूल अंदर होते हैं जिनको मैं रेड कलर से दिखाई दे रहा हूं, जिनको मैं रेड कलर से दिखाई दे रहा हूं। अब बात यह है कि सर वेपर बनेगी किसकी? वेपर बनेगी किसकी? क्या अंदर के मॉलिक्यूल हवा में उड़ते हैं पहले, कि जो लेयर बाय लेयर जाता है? भाई लेयर बाय लेयर जाता है वेपर। तो अगर यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस हो रही है, अच्छा एक और चीज, आपको यहाँ पे वेपराइजेशन और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है
तो ढंग से लिख लेना भैया, ये छोटा सा HW, इतनी छोटी चीज मैं आपको नहीं बताने वाला, कुछ तो आपको भी करना है। इवेपोरेशन अभी मैं आपको जितना बताना चाह रहा हूं वो है ये नेचुरल प्रोसेस। कैसी है? नेचुरल प्रोसेस है, और ये होती है लेयर बाय लेयर। कैसी होती है? लेयर बाय लेयर। समुंदर में ही होता है बेटा, इवेपोरेट करके ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर बादल से वापस नीचे पानी बरसता है आके। ठीक, तो भैया मुझको ये बताओ, इस बीकर के अंदर इवेपोरेट करेगा कौन पहले? अंदर के मॉलिक्यूल्स की सरफेस के मॉलिक्यूल? आप कहोगे सरफेस के मॉलिक्यूल। क्यों? क्यों भाई, रट के क्यों बैठ गए? हमने बोल दिया मान लिए, तो अंदर वाले क्यों नहीं जाएंगे? अंदर वाले ये चीरा फाड़ी करके बाहर क्यों नहीं जाएंगे? बताते हैं। देखिए, एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए जो सरफेस पे हो, एक मॉलिक्यूलर पार्टिकल को पकड़ लीजिए जो अंदर हो। जैसे मान लो मैंने इसको पकड़ लिया, इस ब्लू वाले को पकड़ लिया, इसको, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है, ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। इस रेड वाले को पकड़ लो, क्या इस पे मैं ये कह सकता हूं कि इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है? इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। इसको मैं बोल देता हूं बी, और इसको मैं बोल देता हूं ए। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा बेटा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ए मॉलिक्यूल है, लिक्विड का जो ए मॉलिक्यूल है, वो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर नहीं है, बल्कि बी के ऊपर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर आपका जो नेट फोर्स है वो 0 है। सर इससे क्या पता चला, ये कैसे हुआ? देखिए, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पे अगल बगल से लग रहा है फोर्स, नीचे से फोर्स लग रहा है, ऊपर से तो कुछ है नहीं। तो फोर्स, नेट फोर्स का मतलब 0 मतलब होने का पता है क्या जानते हो? जैसे हम बीच में खड़े हैं, हमको कोई इधर से धक्का दे, हमको कोई इधर से धक्का दे, हमको कोई आगे से धक्का दे, हमको कोई पीछे से धक्का दे, हमको कोई ऊपर से धक्का दे, हमको कोई नीचे से धक्का दे, हम कहीं हिलेंगे? अगर वो सब जो धक्का लगाने वाले हैं वो सब मेरे क्लोन ही है, मान लो मेरे क्लोन है, मुझको धक्का दे रहे हैं, क्या मैं हिलूंगा अपनी जगह से? नहीं सर, नेट फोर्स विल बी 0, कैंसल्ड आउट, सामने वाला कैंसल आउट, इधर वाला कैंसल आउट, ऊपर से नीचे वाला कैंसल आउट। तो सर ये जो बी वाला पार्टिकल्स को नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क मॉलिक्यूल। और ए वाले को बोलते हैं फ्री सरफेस मॉलिक्यूल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए वाला जो है उसके पास नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है, और जो अंदर वाले पार्टिकल है उनके नेट फोर्स 0 है। इससे बताएं क्या हुआ कि आपका जो बी पार्टिकल है वो आपका स्टेबल है। क्यों सर? अरे भैया, नेट फोर्स ही 0 है, तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, तो बात ही खत्म। ये तो उठेगा ही नहीं, ये तो बैठेगा ही नहीं, ये तो कुछ नहीं करेगा। बल्कि ए वाला जो है वो आपका अनस्टेबल है और रेडी टू कन्वर्ट इन वेपर है, कन्वर्ट इन वेपर है। इन वेपर है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो ये अनस्टेबल है। मतलब इस पे अगल बगल दाएं तिगल जहां से भी फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि ऊपर से जो फोर्स है, कोई फोर्स ही नहीं, पहली बात कोई फोर्स ही नहीं है पहली बात। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स से ही आपकी क्या हो रही है? वेपर फॉर्मेशन। क्या हो रही है? वेपर फॉर्मेशन। फिर से डिब्बा बना रहा हूं, फिर से यही डिब्बा बना रहा हूं बेटा, आप ही को समझाने के लिए। फिर से मैंने पानी इसमें भर दिया, कुछ सरफेस वाले हैं और कुछ अंदर वाले हैं। अब आप मुझको ये बताओ कि ऊपर वेपर में कन्वर्ट कौन होगा? अगर हुआ इसमें, अगर नेचुरल प्रोसेस हो गई इवेपोरेशन, तो वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? अच्छा, इसमें वही मैंने होमवर्क दे रखा, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा हूँ। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन का मतलब अगर आप डिफरेंस सीख गए तो आपको बहुत मजा आने वाली है बेटा इसमें। ये सीख के आना कि वेपराइजेशन कैसे हो सकता था डिब्बे के अंदर, वो इवेपोरेशन कैसे हो सकता था। ओके सर, आपके सामने आए हैं ना, आप बताओ ना,
आपको नहीं आता क्या? आता है बेटा, इतना आप इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आपको इवेपोरेशन वेपराइजेशन के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए छोटा सा होमवर्क देना चाह रहा हूँ। कुछ तो मेहनत तो आप भी करो, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना? ठीक है। अच्छा, मतलब ऊपर जो जाएगा, जो आपके वेपर्स बनेंगे, वो तो सरफेस वाले ही बना के देंगे। अच्छा, वेपर बनी, वेपर के जो पार्टिकल है इनको मैं यूं ब्लू कलर से दिखाई दे रहा हूँ। ये ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, टकराएंगे, फिर वापस आएंगे। ये ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, टकराएंगे, और ये फिर वापस आएंगे। ये ऊपर जाएंगे, टकराएंगे, और ये फिर वापस आएंगे। वापस आएंगे। वापस आने का मतलब समझ रहे हो? वापस आने का मतलब समझ रहे हो कि वो सरफेस से तो उड़े और वापस आए। देखो भाई, वापस तो आएंगे ही, क्योंकि डिब्बा बंद है। डिब्बा बंद है। तो यहां पे देखो एक चीज हो रही होगी, शुरुआत में आपका इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन जो है उसका रेट जो है काफी हाई होगा, काफी हाई होगा इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली। और कंडेंसेशन, सर ये क्या मर्ज की दवा है? कंडेंसेशन का जो रेट होगा वो आपका जीरो होगा, वो आपका जीरो होगा। कंडेंसेशन क्या होता है? जब आपकी वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे, वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। इवेपोरेशन क्या होता है? जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे। तो भैया सर ये शुरुआत में, हाँ हाँ, शुरुआत में समझ में आया कि डिब्बे में से केवल इवेपोरेशन शुरू हुआ। जब तक डिब्बे की सांस, जब तक डिब्बे में जगह थी, पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हुए। फिर एक टाइम ऐसा आया, आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि आपका इवेपोरेशन तो हो ही रहा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो हो ही रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ने लगा। इवेपोरेशन वो तो हो ही रहा था, वो तो हो ही रहा था। अब धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ने लगा, और धीरे धीरे रेट ऑफ इवेपोरेशन तो आपका बढ़ा, फिर जाके कहीं ना कहीं रुक गया, क्योंकि एक ही कुछ लिमिट है ना डिब्बे के अंदर इवेपोरेट होने की। वापस क्या होने लगा? वापस जो पार्टिकल दीवार से टकराए कंटेनर के, जो वापस गिरने लगे। वापस आने का मतलब ठंडा होना है। वापस आने का मतलब ठंडा होना है। जैसे बादल ऊपर से नीचे क्या गिराते हैं? वेपर नहीं, पानी। तो ऊपर से नीचे क्या आता है? ऊपर से नीचे क्या आता है? ऊपर से नीचे आता है लिक्विड। ऊपर से नीचे क्या आता है? लिक्विड। रेट ऑफ इवेपोरेशन तो कुछ देर बाद स्टेबल होने लगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन आई होगी जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू हुआ होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, और वो इस बीकर के अंदर, वो इस बीकर के अंदर आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई होगी। मैं क्या बताने जा रहा हूं? मैं आपको यहां से वेपर प्रेशर की डेफिनेशन समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सीखिएगा, ये कोई हवाबाजी यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है? इक्विलिब्रियम का मतलब, सर ना अब जो लिक्विड है, वो वेपर में बदलने को कन्वर्ट होने को तैयार है, ना वेपर जो है वो वापस लिक्विड में बदलने को तैयार है। देखो कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ होगा। कैसे? पानी को डिब्बे में रखा, पानी नेचुरली धूप में रख के, या फिर कैसे भी हमने उसको वेपर में कन्वर्ट करवाया। वेपर में कन्वर्ट करवाने की एक लिमिट होगी, क्योंकि डिब्बा बंद है। वेपर बनने की एक लिमिट होगी। डिब्बा बंद है, वेपर बनी, ऊपर गई, टकराई, और वापस नीचे आई, ठंडी हुई। आपने भगोने देखे गरमाया हो कभी पानी? आपने बंद करके भगोना गरमा दो, है ना, तो पानी तो उबलेगा, लेकिन जब आप उस भगोने के ढक्कन को उठाओगे, तो अंदर पूरी भाप जमी होगी। उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो कंडेंसेशन। मतलब कि इस वॉल पर आपके पानी की बूंदें आ चुकी होंगी। इस वॉल पे आपकी क्या आ चुकी होंगी? पानी की बूंदें आ चुकी होंगी, और ये पानी की बूंदें आपको दिखेंगी अपनी आंखों से। ये पानी की बूंदें और कुछ नहीं, उसी डिब्बे के अंदर जो पानी था वही वापस कंडेंस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब अब और ना इवेपोरेशन हो पा रहा है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो चुका, मतलब कि और ना वापस कंडेंसेशन हो पा रहा है, अब कुछ नहीं, अब रुक गई है प्रोसेस। अब प्रोसेस रुक गई है, ना और वेपर्स बन रही हैं, ना वापस कंडेंस हो रही हैं। तो ऐसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। लिक्विड
ना वेपर में कन्वर्ट हो रही है वेपर, ना लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ऐसी जगह पर जो आपकी वेपर्स होती हैं उनको हम लोग बोलने लगते हैं सैचुरेटेड वेपर्स। अब आप आ रहे हो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पे। वेपर को बोलने लगते हैं हम लोग सैचुरेटेड वेपर्स। सैचुरेटेड वेपर्स क्या होती हैं? वेपर्स ऑफ द मैक्सिमम mole of liquid which can be formed in a container, which can be formed into a container, in a container। मतलब सैचुरेटेड वेपर वो हैं कि अब उनसे ज्यादा वेपर्स तो आप बना नहीं सकते, वो सैचुरेट हो गई। क्या हो गई हैं? सैचुरेट। और सैचुरेट होने का मतलब ये है कि वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ चुकी है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड अब नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया है। अब आइए मैं आपको बताता हूं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन देखिए, प्रेशर exerted by the vapors of liquid on the walls and on the surface of liquid is called, or the surface of liquid, the pressure exerted by the saturated यहाँ पे ऐड कर देना, saturated, केवल ऐसे नहीं, saturated vapors of liquid on the walls and on the surface of liquid is called vapor pressure, ये है डेफिनेशन, जिसको समझाने के लिए मैं पिछले 15-20 मिनट से आपके साथ लगा हूँ, 15-20 मिनट से आपके साथ लगा हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। और फिर से बता रहा हूँ, ग्लास का पानी है, इसको खोल के नहीं रखना है, इसको हम लोग बंद करके रखेंगे, तब वेपर के बारे में पढ़ पाएंगे। इसके अंदर जो वेपर बनी, मैक्सिमम वेपर जो इसके अंदर बन सकती थी, बन गई। अब ना इवेपोरेशन और हो रहा है, ना कंडेंसेशन वापस हो रहा है। जो मैक्सिमम वेपर इसके अंदर बन सकती थी वो बन जाए, फिर वो इसकी वॉल्स पे जो धक्का लगा रही हैं, इसकी वापस सरफेस पे वापस जो धक्का लग रहा है, उस पे अगर मैं जाऊं, उस प्रेशर की बात मैं करूं, तो मैं उस प्रेशर को बोलूंगा वेपर प्रेशर। क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज जो है आपको मैंने आज सिखाई। अब चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ, कि सर ये वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और कैसे कैसे हम इसको समझेंगे। इतना नोट करिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। आइए इसके आगे की प्रॉपर्टीज आपको दिखाते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि मान लो ये बीकर बंद था, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे मैंने एक लगा रखी है पिस्टन। पिस्टन समझते हो? पिस्टन मतलब समझते हो? पिस्टन क्या होती है? पिस्टन मतलब होता है जैसे आप पंप नहीं भरते हो, हवा में पंप से उससे भरते हो, साइकिल में, गाड़ी में हवा भरते हो, तो उसमें वो जो आप ऊपर से नीचे कर रहे होते हो, जिसको दबा रहे होते हो आप, वो उसको पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टन। तो हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पिस्टन बोल रहे हैं। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे बीकर्स आते हैं। आपको मैं एनिमेशन भी यहाँ पे करके दिखा दूंगा। तो भैया यहाँ पे भी वही चीज है कि नेचुरली ये वाटर जो है अपनी वेपर्स बना रहा होगा। फिर मैंने कुछ देर बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? इक्विलिब्रियम बन चुकी होंगी आपकी सैचुरेटेड वेपर्स।
क्या बन चुकी होंगी? सैचुरेटेड वेपर्स। और आपका यहाँ पे क्या लग रहा होगा? वेपर प्रेशर। क्या लग रहा होगा? वेपर प्रेशर। अब किया क्या मैंने अगले ही कुछ टाइम बाद इसी बीकर में मैंने क्या किया, वही बीकर है और इस बार मैंने पिस्टन को उठा दिया। पिस्टन को मैंने क्या कर दिया? उठा दिया। तो ये बताओ मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? क्या वो जो सैचुरेटेड वेपर्स थी अब मैंने उसको फिर से अनसैचुरेट करा कि नहीं करा? मतलब क्या सर, आपने जैसे पिस्टन को ऊपर उठाया होगा मतलब आपने और जगह बना दी होगी। और मतलब कि यहाँ पे मान लो पिस्टन होती, इसको मैं यहाँ पे रुकता, फिर मैं इसको यहाँ पे उठा देता, तो मैं ये कह रहा हूँ कि और मैंने जगह बना दी। क्या बना दी है? और इसमें जगह बना दी है, तो और वेपर बनेंगी कि नहीं बनेंगी? यस सर, और वेपर बनने लगेंगी। बनेंगी। पिछली बार जितनी वेपर्स थी और वेपर्स बनने लगी। कुछ देर बाद मुझको ये बताओ, कुछ देर बाद ये फिर से इक्विलिब्रियम पर आएगा कि नहीं आएगा? क्या फिर से सॉरी यहाँ पे पिता लिख लो कि ये कैसी है? अनसैचुरेटेड वेपर है। कैसी है? अनसैचुरेटेड वेपर है। ठीक है। अच्छा, कुछ देर बाद ये मान लो यहां से यहां जाने में आपको 5 मिनट लगे और 5 मिनट का और इंतजार करने के बाद इस बीकर में मान लीजिए, माना है ठीक, माना है कि इसी बीकर में फिर से मैं इसी बीकर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बीकर छोटा बड़ा बन रहा है, उससे भाई थोड़ा सा रहम करना है ना। फिर इसी बीकर की मैं बात कर रहा हूँ। पिस्टन अभी भी वही है। क्या ये मुझको ये बताओ क्या वेपर्स जो बनी होंगी वो कुछ देर बाद वापस इक्विलिब्रियम पर आएंगी कि नहीं आएंगी? फिर से अनसैचुरेटेड वेपर्स जो होंगी बिकम सैचुरेटेड होंगी कि नहीं होंगी? बिकम सैचुरेटेड होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि सर क्या बकवास पढ़ा रहे हो यार। देखो, अरे भाई बीकर में तुमने पिस्टन लगा रखी थी, वेपर्स बन के रुक गई, अब ना और कंडेंस हो रही ना बन रही, ठीक, सैचुरेट हो गई। फिर तुमने पिस्टन को ऊपर उठा दिया, जगह और दे दी, और वेपर्स बनने लगी, बनी और वो वापस कुछ देर बाद बनना रुक जाएंगी, क्योंकि फिर से एक लिमिट लगा दी है ना तुमने। लिमिट बढ़ा दी थी लेकिन लिमिट तो है। तो फिर से वो वेपर्स जो बनी वो अनसैचुरेट से सैचुरेट होंगी कि नहीं होंगी? यस, हो गई, वापस हो गई। मतलब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बन गया, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बन गया, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम बन गया। ये है बीकर नंबर 1, ये है बीकर नंबर 2, ये है बीकर नंबर 3। सर ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम वापस कैसे बन गया? इसी को हम लोग बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्लास 11 का टॉपिक है इक्विलिब्रियम चैप्टर से ये प्रिंसिपल ये बोलता था, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। ये प्रिंसिपल ये बोलता था, if we disturb any equilibrium by any external source, या फिर force, by any external force, the equilibrium will again attain its position after some time। और समझो इसको, देखो पेंडुलम देखा है? पेंडुलम, ये पेंडुलम, अबे पेंडुलम देखा कि नहीं देखा है? ये सब देखा है। अगर इस पेंडुलम को मैं पकड़ूं, अपने हाथ से पकड़ा और इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे खींच दूं, यहाँ पे इसको ले आऊं मैं और छोड़ दूं,
पेंडुलम ये घूम रहा है, इसको ये खींचा मैंने यहाँ पे और छोड़ दिया, यूं घूमेगा 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 वापस अपनी जगह पे। कहीं से भी पकड़ के छोड़ दोगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मैं यही कहूंगा कि पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ना ये हिल डुल रहा था, ना ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। तुमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन ये जो गोला था वापस अपनी जगह पे आ गया, वापस इक्विलिब्रियम कंटेन कर लिया। ये किसने बताया था, किस आदमी ने बताया था, ली चैटलियर्स ने। इस वजह से इसको बोला जाता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसके और भी तरीके के समझाने के होते हैं, लेकिन ये बड़ा इजी तरीका था, आपको मैंने समझाया। तो वापस अपना इक्विलिब्रियम बन गया जाके, वापस अपना इक्विलिब्रियम बन गया जाके। अब ये बताओ मुझको कि क्या पिस्टन आपके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने पर वापस इक्विलिब्रियम बन गया? सर यही तो है बात, यही तो है बात जो मुझको आपको बतानी है, मुझको आपको बतानी है। क्या वेपर प्रेशर will not depend on equilibrium, will not depend on container shape and वॉल्यूम ऑफ, इतना ही लिख लो भी, कंटेनर ऑफ द शेप। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसी पानी को मैं एक इस डिब्बे में भर दूं, मैं एक लंबे से डिब्बे में भर दूं, मैं एक चपटे से डिब्बे में भर दूं। मान लो मैंने पानी भर दिया, वही पानी 5 ml, ये भी कितना है 5 ml, और ये भी कितना है 5 ml। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर Vp1, यहाँ पे Vp2, यहाँ पे Vp3। मतलब सर Vp1 इक्वल टू Vp2 इक्वल टू Vp3 होगा। यस सर, देखो यहाँ पे वही तो हो रहा है। यहाँ पे एक तरीके से तुम अपने डिब्बे का शेप बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो। अरे भाई तुमने पिस्टन पहले यहाँ रोक रखी थी, फिर पिस्टन को तुमने ऊपर कर दिया, तो तुम पिस्टन के ऊपर नीचे करने से उस जगह को कम ज्यादा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यस सर, कम ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेनर की अलग अलग शेप ले लें और कम ज्यादा कुछ भी हम कर लें, लेकिन हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ग्लास में पानी, मान लो ग्लास बंद है, इस ग्लास के पानी को चाहे मैं इसमें डाल दूं, डाल दिया, कप है, और चाहे वापस मैं इसमें डाल दूं, इस लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर, जो वेपर बनेगी, सैचुरेटेड वेपर जो प्रेशर लगाएगी, वो कम ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। इस डिब्बे को भी मान लो, ये डिब्बा भी बंद है, ये भी बंद है, ऐसे कैसे, ये तो बंद करवाया था, ये देखो ये ऐसे बंद है, यहाँ पे जो वेपर बनेगी। अच्छा, और इसी को मैं कन्वर्ट कर दूं इसमें डाल दिया, मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? यस किया है, यस किया है। और इसको मैं बंद कर दूं, जो वेपर बनेगी वो दोनों में ही सेम प्रेशर देगी, सेम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हमको मिलेगा, सेम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हमको मिलेगा। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इजीली आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इसलिए आपने समझ लिया होगा। आगे आने वाला है राउल्ट लॉ, जिसको हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से समझाएंगे, है ना। तो इसके आगे आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, अभी नहीं बताऊंगा, आज का यहीं पर रुकते हैं। इसके आगे वेपर प्रेशर की और कुछ कंडीशन बता के मैं आपको राउल्ट लॉ की तरफ ले जाऊंगा। किस तरफ ले जाऊंगा? राउल्ट लॉ की तरफ ले जाऊंगा। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो हमारे पास बच्चे हैं, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, जे एडवांस लेवल के, तो वो करते हैं, है ना। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। तो हाँ बच्चों, आपके सामने हम ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन है जे एडवांस 2014 का, और एक क्वेश्चन है जे एडवांस 2019 का। देखो भाई, मेरा मानना ये है, कई बच्चे हमसे एक बार मिलते हैं तो कहते हैं कि सर, बच्चियां मिलती हैं तो कहते हैं सर नर्सिंग की तैयारी कर लें। मैं क्यों नर्सिंग तैयारी कर लोगे सर, उसको पाना सर ज़्यादा आसान है, एडमिशन हो जाएगा तो उसमें भी वैल्यू अच्छी मिल जाएगी सर। CUET
सॉरी सीनेट 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 का एग्जाम देने के लिए। तो मैं कहता हूँ हाँ बहुत बढ़िया है, कर सकते हो। यहाँ यूपी में सीनेट का एग्जाम होता है ना, आपके यहाँ भी होता होगा। तो देखो बात ये है कि तुमने सोची है केवल साइकिल लेने की, तुमने सोची ही है केवल साइकिल लेने की, तो गाड़ी तो कभी नहीं ले पाओगे ना। अच्छा जैसे आपको पता है कि मुझको फरवरी के बाद शायद दुबई जाना हो शायद दुबई जाना हो, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, तो मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ। मान लीजिए अगर किसी कारण से मैं दुबई नहीं भी गया, तो पासपोर्ट रहेगा मेरे पास, तब मैं कभी विदेश जा पाऊंगा ना, घूमने फिरने ही, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, और शादी करने के लिए। वैसे भी शादी तो बाहर से हो जाए ज्यादा अच्छा है, अपने देश में तो बड़ी मारकाट मची हुई है ना। तो कुछ भी करने के लिए वो पासपोर्ट तो चाहिए फिर बाहर जाने के लिए। तो भाई सोच अगर अपनी छोटी रखेंगे कि हम साइकिल ही लेंगे, तो कभी गाड़ी तो ले नहीं पाएंगे, भाई गाड़ी तो नहीं ले पाएंगे ना। तो वाई यू आर थिंकिंग अबाउट ओनली नर्सिंग, वाई आर थिंकिंग अबाउट कि चलो पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कर लेंगे, वाई आर थिंकिंग अबाउट कि पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग कर लेंगे तो 1-2 साल का हमको फायदा मिल जाएगा, हम बीटेक सेकंड ईयर से जाएंगे, थर्ड ईयर से जाएंगे। वाई यू आर थिंकिंग दिस, वाई आर थिंकिंग सो स्मॉल, थिंक बिग, शायद कभी ना कभी हो जाए, शायद कभी ना कभी हो जाए। कहते हैं ना कि भाई बड़ा सोचो तो बोलो, तो लोग कहेंगे पागल है क्या, अपनी औकात देख रे, अपनी औकात देख, इतने बड़ी बड़ी चीजें ना बोल, अपने घर की तकलीफें देख, अपने घर की चीजें देख, और आपके रिश्तेदार खासकर, जब आप बचपन में उनसे बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि मैं ये कर दूंगा, आपका बचपना होता था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, तो आप पे हंसते थे, कभी तो सपोर्टिव वे में और कभी निगेटिव वे में, कि अरे औकात देखो, तुम्हारे पिताजी को देखो, 100 रुपए 10 रुपए है नहीं तुम्हारी जेब में, तो बने हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे। तो वो लोग होते हैं वैसे, है ना। तो छोटी नहीं सोचेंगे, क्वेश्चन करेंगे एडवांस का, और हो जाएगा आपका नी। अरे यार केमिस्ट्री पढ़ना है यार, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे लगा हुआ ना, पसीना बहा रहा हूँ ना। तो 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन तेरे को भी करने को दूंगा ना, करने को दूंगा ना, दूंगा कि नहीं दूंगा। तो आओ करते हैं, बहुत कठिन नहीं है, तुम खुद ही कहोगे सर ये तो हमने पढ़ रखा है। कंपाउंड, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला इन्होंने क्या दे रखा है, H2X, वाटर नहीं है ये, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या दे रखा है 80, इट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml, assume no change in volume, no change in volume on the dilution dissolution, the मोलैलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी दे रखी 3.2 मोलैरिटी दे रखी, इसका मतलब जानते हो 3.2 मोलैरिटी का मतलब जानते हो, मोलर का मतलब जानते हो कि भैया तुम्हारे पास 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ पे सॉल्यूट क्या है तुम्हारा H2X, क्या है H2X is dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बात से तो हम ये समझ गए, कह रहा है ये कि मोलैलिटी निकाल दो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो पता है वो रखो, जो नहीं पता उसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर ये तो हमको पता ही चल गया 3.2, आप नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या तकलीफ है, वो कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, और डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी किसकी दी होगी, सॉल्यूट की। अरे सॉल्यूट की डेंसिटी क्या होती है, सॉल्वेंट की डेंसिटी कभी भी गिवन हो तो उसको 99% आप मान लीजिएगा कि वो सॉल्यूशन की है। क्या है वो, सॉल्यूशन की, मतलब 0.4 है, 0.4। मास पता है सॉल्यूशन का, नहीं पता। वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, यस पता है 1000 ml, क्योंकि ये ml में था तो मैंने 1 लीटर नहीं लिखा, क्या लिखा 1 लीटर नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा 1000 ml। तो यहाँ से मास कितना निकलेगा, यहाँ से मास निकल आएगा 400 ग्राम। ये मास किसका है, सॉल्यूशन का मास, मास किसका है, सॉल्यूशन का मास है। बस हमको तुम सॉल्यूट का मास बता दो, क्या बता दो, सॉल्यूट का मास बता दो, बात बन जाएगी। फॉर्मूला लगाओ, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास नहीं पता किसके लिए है ये गिवन मास,
ये गिवन मास होगा आपके सॉल्यूट के लिए। किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। मॉलिक्यूलर मास 80 दे रखा है। मोल कितना है सॉल्यूट का? 3.2 मोल है भाई H2X। तो क्या गिवन मास नहीं निकाल पाओगे? क्या गिवन मास तुम्हारा 80 इंटू 3.2 ग्राम नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्या इसको इंटू करके हम लोग क्या ये नहीं बोल सकते कि 8 to 16 1 ऊपर गया 256। 8 3 कितना होता है? 8 3 16 16 256। तो 400 ग्राम ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 400 माइनस 256 ग्राम। क्यों? कैसे? सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ना। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हो गया भाई, हो गया। अब क्या इसमें से मोल्स तुमको कितने गिवन है? 3.2। हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे छोटी सी। अच्छा एक ग्राम में है तो 1000 से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से इंटू कर देंगे। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? यस यस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। यू आर माय बच्चा, यू आर माय प्यारा प्यारा बच्चा, ये बच्ची, यू कैन डू दिस बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, इसको नोट कर लो, देख लो अच्छे से, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। पानी पी लेता हूं तब तक। कुछ तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से लेक्चर नहीं आ पा रहे थे। अब कोशिश करूंगा कि एक से ज़्यादा लेक्चर बनाऊं। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और गर्मी यहाँ काफ़ी है, अभी भी सुबह सुबह भी गर्मी काफ़ी है। जब ठंडी होगी ना बेटा, जब वो दिवाली आ जाएगा, दशहरा आ जाएगा, ठंडी होगी, तो फिर लेक्चर बनाने में बड़ी मज़ा आएगी। तो फिर पसीना नहीं निकलेगा, आवाज़ खराब नहीं होगी, है ना। हाँ, 19 द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस। अच्छा अच्छा देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ यूरिया इन एक्वस कंटेनिंग 900 ग्राम फ्रॉम वाटर इज 0.05। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है 0.2। मोलैरिटी पूछा है, क्या पूछा है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो अभी हम लोग यहीं से देख के आ रहे हैं, कहाँ गया मोलैरिटी? नहीं लिखा, चलो। मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें लीटर में, एमएल में हो तो एमएल में 1000 ऊपर ऊपर इंटू कर देना, ठीक। मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का, मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का। यूरिया क्या है? सॉल्यूट है। यूरिया क्या है? सॉल्यूट है। कितना दे रखा है? 0.05। इसको हम लोग 5/100 लिख सकते हैं। यस, 5/100 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 प्लस 95? यस सर, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको वाटर का क्या दे रखा है? वाटर का मास दे रखा है। तो मोल्स ऑफ वाटर तो आप पता कर लोगे, मोल्स ऑफ वाटर तो आप पता कर लोगे, जो कि क्या होगा? 900/18। 900/18। और सर मुझको लग रहा है कि ये जो वाटर है ना, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो मैं एक्स यूरिया, जो सॉरी काई यूरिया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मुझको यूरिया का तो मोल नहीं पता, क्योंकि यूरिया का मोल निकाल भी नहीं पाएंगे, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो उसको एक्स मान लेते हैं। एक्स प्लस 900/18 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? 900/18 मान सकते कि नहीं मान सकते हैं? और इसको काट के क्या मैं 50 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और काई यूरिया को क्या मैं x प्लस 50 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? और काई यूरिया कितना था? 5/100। क्या मैं x की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकता? इसको थोड़ा सा सॉल्व करके क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? यस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू बताने जा रहा हूँ, जो है आपकी 50/19। 50/19 मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू बताई, डायरेक्ट वैल्यू बताई। इसको सॉल्व करके देख सकते हो। क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? ये क्या है?
मोल्स ऑफ यूरिया है। क्या है? मोल्स ऑफ यूरिया है। मोल्स ऑफ यूरिया है। देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतना ही आएगा शायद, इतना ही आएगा शायद, है ना। मोल्स ऑफ यूरिया है, तो क्या मोलैरिटी निकालने में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? इधर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, इधर वाला। अरे कपड़ा किधर गया? देखो हमको यूरिया के मोल्स तो मिल गए, यूरिया के जो कि हमारा सॉल्यूट है उसके हमको मोल्स तो मिल गए। कितने हैं? 50/19, 50/19। हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, यस सर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, ऑफ सॉल्यूशन जो है वो गिवन है कितनी? 1.2 ग्राम पर ml। मतलब सर 1.2 ग्राम, 1.2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ही तो पता करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन भी अभी नहीं पता है, लेकिन पता कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट नहीं होता है? यस सर होता है, यस सर होता है ना। तो सर इसको तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट तो 900 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें? देखो मोल्स वाला फॉर्मूला याद है ना, 50/19 इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास नहीं पता तो वही तो निकालना है। मोलर मास यूरिया का 60 होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये होता है आपका यूरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ से इसका मास निकल आएगा 60 ग्राम। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन के 1 2 4 हो जाएंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड कर देंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ से गिवन मास कितना निकल आएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका निकल आएगा 50 × 60/19। तो क्या आप मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? यस सर, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 900 माइनस 50 × 60/19, अपॉन में 19। इसको मिल सकता हूँ 900 माइनस कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, 300 अपॉन में 90। इसको सॉल्व कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया है, लेकिन हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। तो आपने मास निकाल लिया, ये किसमें निकलेगा? ग्राम में। किसमें निकलेगा? ग्राम में। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, बहुत कठिन नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ऐड है, सॉरी यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे क्या है? ऐड है, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो 1.2 मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है? 900 प्लस 3000 अपॉन में 19 अपॉन में हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से नहीं निकाल सकते? यस सर निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी में चाहिए क्या था? मोलैरिटी में चाहिए क्या था? मोलैरिटी में चाहिए था आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना था? 50/19। आपका वॉल्यूम चाहिए था, तो वो कितना हो जाएगा था? ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? 900 प्लस 3000 अपॉन में 19। इसके डिवाइड में 1.2, और आपको ये 1000 से इनटू करना पड़ेगा, 1000 से इनटू करना पड़ेगा। थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख दूंगा, तो इसको 50/19 लिख सकते हैं, और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा आपका, 1/2 × 1000 रहेगा, और अपॉन में ये 900 प्लस 300
3000/19 इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेना, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेना। आपको मैं मास बता देता हूँ कितना आया है। मास जिसको सॉल्व करके आएगा वो लगभग 1057 ग्राम आएगा, 1057 ग्राम आएगा। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। ये हमारा मास जो है ये 1057 ग्राम है। देखो अब करोगे सर पूरी कैलकुलेशन करके दिखाओ ना, तो तुम क्या करोगे बे? तुम क्या करोगे? अगर इतनी कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होती तो तुमको मैथ ना पढ़ा रहे होते हैं, तुमको मैथ ना पढ़ा रहे होते तो हमने तुमको पूरा कॉन्सेप्ट दिखा दिया। देखिए आपके पास जो गिवन है उसी में से आपको वो निकालनी है जो चीजें आपको नहीं गिवन है। आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। तो इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब सर बात यह है कि आप ये क्या कैलकुलेटर वैलकुलेटर का काम हमको पड़ेगा तो क्या होगा सर? देखिए जो एडवांस का पेपर आपके पास होगा तो उसमें आपको जिस तरह के क्वेश्चन होंगे तो उस तरह की सुविधाएं भी आपको मिलती हैं, उस तरह की सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि भैया कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मेरे से प्लस माइनस डिवाइड नहीं हो पाता, तो उसका इंतजाम आपको मिलेगा, उसका इंतजाम आपको मिलेगा। इतना कुछ कठिन नहीं होने वाला है ना? और अगर कुछ कठिन है भी तो उस तरीके से आपको आंसर भी निकाल के रखना होगा, उस तरह से आंसर भी आपको निकाल के रखना होगा, उस तरह से उसके लिए टाइम भी आपको दिया जाएगा। एडवांस का पेपर इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ कठिन नहीं है एडवांस में। एडवांस में बस कैलकुलेशन थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है और कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। कॉन्सेप्ट देखो वही छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो घुमा-फिरा के अपने को छोड़ना नहीं, अपने छोड़ना नहीं। हम 10th क्लास में थे तो हम लोग के पास एक बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया था मैथ में, तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ दिए। एक लड़की थी अर्पिता गुजराती, शायद वो कभी वीडियो देखेगी तो जानेगी, इसका नाम उसको आज भी याद है। अर्पिता गुजराती नाम की एक लड़की थी, 1.5 पन्ने का उसने सॉल्यूशन किया था। वो करती चली गई थी, हम लोगों ने उससे बाद में पूछा, पढ़ने में तो अच्छी थी, तो हमने बाद में पूछा तो कहती हाँ मैंने तो किया, तुम लोगों ने नहीं किया क्या? नहीं किया भाई, इतना लंबा क्वेश्चन देख के डर गए थे। उसने क्या किया पता नहीं, लेकिन उसको उस 5 नंबर के क्वेश्चन में उसको पूरे के पूरे टेस्ट में नंबर मिले। मैथ खत्म। सर लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की। 5 सेक्शन में केवल वही लड़की थी जो उसने इस क्वेश्चन को करके दिखाया था। और उसने कहती मैं कुछ नहीं की थी, मैं तो बस करना शुरू की, जहां तक जा पाया उस क्वेश्चन को लेके चली गई, उस क्वेश्चन को लेके चली गई और जो सॉल्यूशन मुझको समझ में आया मैंने उसको लिख दिया। भाई बात तो खत्म हो गई। तो आपको भी यही करना है, कुछ बड़ी या फिर नई चीजें आपको नहीं अपनानी, कुछ बड़ी या फिर नई चीजें आपको नहीं अपनानी है। तो इसके बाद हमको आपको पढ़ाना है, 1-2 फॉर्मूलेस और बच गए हैं। लॉ ऑफ डाइल्यूशन बच गया है, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करवाएंगे आपको, लॉ ऑफ डाइल्यूशन की डेरिवेशन करवाएंगे। और फिर आपको हम राउल्ट लॉ पढ़ाएंगे और हर दिन हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ही सामने आएंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करें? तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और आपको एक 40 से 45 मिनट का लेक्चर मिलेगा। धीरे धीरे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, भरोसा रखिएगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। ये चैनल मुझको बहुत प्यारा लग रहा है, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। बच्चे आ रहे हैं 150, मज़ा आ रही है। कम आ रहे हैं लेकिन मुझको पता है कि कहीं नाच के तो हम दिखा नहीं रहे। तो उम्मीद है कि आप आते रहोगे। क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आपको डीपीपी ग्रुप में मिल जाएगा आज के लिए। तो प्लीज़ जो लोग ग्रुप में शामिल नहीं है वो शामिल हो जाएँ। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और यहाँ कुछ लिंक आ रहे हैं, इनको दबाओ बेटा, देखो पुराने लेक्चर देख के आओ, पढ़ते लिखते हो तो हो नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।